नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दूसरे विश्व युद्ध के उस भयानक मंजर को अब 7 दशक हो गए, लेकिन आज भी हिरोशिमा और नागासाकी को याद कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेरिका और जापान के बीच इस घटना ने बड़ी दरार पैदा कर दी और तब से अरसा बीत गया, लेकिन परमाणु बम की टीस लोगों को सालती रही। अमेरिका और जापान ने बाद के दिनों में संबंध भले ही सुधार लिया हो, आज भले ही दोनों देश बेहतर साझेदार की भूमिका में नजर आते हों, लेकिन हिरोशिमा का मसला हमेशा दोनों के बीच जिंदा रहा। बराक ओबामा ने हिरोशिमा का दौरा कर इस दरार को पाटने की कोशिश की। ये कितना कामयाब रहा और कितना नाकामयाब, विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि हिरोशिमा की त्रासदी थी क्या और जापान अमेरिका के बीच के संबंध अब तक कैसे रहे। तो शुरू करते हैं विशेष हिरोशिमा में ओबामा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का हिरोशिमा दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 70 साल बाद ये पहला मौका था जब अमेरिका के किसी मौजूदा राष्ट्रपति ने हिरोशिमा का दौरा किया। इस मौके पर बराक ओबामा और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दूसरे देशों को परमाणु युद्ध से दूर रहने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले हफ्ते हिरोशिमा पहुंचे और पीस मेमोरियल पार्क जाकर परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के परमाणु हमले में 1,40,000 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे आगे बढ़ाते इन कदमों के साथ बराक ओबामा ने उन्हीं फासलों को कम करने की कोशिश भी की। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद थे। ओबामा ने कहा कि इस घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। Mere words cannot give voice to such suffering. But we have a shared responsibility to look directly into the eye of history and ask what we must do differently to curb such suffering again. बराक ओबामा ने कहा कि परमाणु हमले से एक आग की दीवार उठी जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। परमाणु हमले ने यह दिखाया कि मानव जाति के पास खुद को तबाह करने का हथियार मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ नैतिक क्रांति की भी जरूरत बताई। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को परमाणु रहित बनाने पर जोर दिया। But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस ऐतिहासिक दौरे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इतिहास की इस गलती को ध्यान में रखकर दुनिया को परमाणु हमले से परहेज करने की सलाह भी दी। すべての日本国民が待ち望んだこの歴史的な訪問を世界中のどこであろうとも再びこのような悲惨な経験を決して繰り返させてはならない。 जानकारों का मानना है कि इस यात्रा से दोनों देश विश्व युद्ध की कड़वाहट को भुलाकर दोस्ती की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जो कुछ दोस्त हैं, जो दोस्त बन सकते हैं, उनको सहारा दे, उनको कह दे देखिए हम आपके साथ हैं। मेरे बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा, यदि डोनाल्ड ट्रंप आएगा या हिलरी क्लिंटन या बर्नी सैंडर्स, ये आपके साथ होंगे। तो ये पैगाम लेके ओबामा वहाँ गया। मेमोरियल पार्क से पहले बराक ओबामा संग्रहालय भी गए, जहां परमाणु हमले से जुड़ी तस्वीरें और सामान रखा है। ओबामा जापान में
G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने इवाकुनी अमेरिकी आर्मी बेस का दौरा किया। परमाणु हमले के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान हिरोशिमा की यात्रा की है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर भी 1984 में हिरोशिमा गए थे। कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। बराक ओबामा की हिरोशिमा यात्रा पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। दुनिया के तमाम देश अपने अपने तरीके से यात्रा को परिभाषित कर रहे हैं। जहां चीन नानजिंग में जापानी सेना के हमले में मारे गए लोगों का मसला उठा रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया अमेरिका पर गलतियां छुपाने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज बराक ओबामा की हिरोशिमा यात्रा के बारे में दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को हिरोशिमा और नागासाकी के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। They don't know what they're doing. So I saw he's in Japan, in Hiroshima, and that's fine. Just as long as he doesn't apologize, it's absolutely fine. Who cares? उधर चीन ने भी इस मौके पर जापान को घेरने की कोशिश की। चीन ने नानजिंग में जापानी सेना की ओर से मारे गए 3 लाख लोगों का मामला उठाया। उस घटना के वक्त नानजिंग चीन की राजधानी थी। चीन ने जापान से उस घटना के लिए माफी मांगने को कहा। 但是南京更不应该忘记，受害者是值得同情的，但是加害者永远不能够推卸自己的责任。 उत्तर कोरिया ने ओबामा की हिरोशिमा यात्रा को दिखावा करार दिया। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका परमाणु युद्ध अपराधी है और ओबामा के दौरे की आड़ में वो अपनी गलतियां छुपाना चाहता है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु हथियारों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ओबामा की हिरोशिमा यात्रा के पीछे अमेरिका अपने परमाणु अपराधी वाले चेहरे पर नकाब चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत राष्ट्रपति बराक ओबामा की परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की सोच को बढ़ावा दिया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने का सपना भले ही देख रहे हों, लेकिन इसकी राह में कई अड़चने हैं। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। 1945 में आसमान से बरसी कयामत ने जापान को दशकों पीछे धकेल दिया। परमाणु हमले का दर्द कई वर्षों तक रिस रिस कर बाहर आता रहा। धमाके के बाद उठे आग के गुबार ने पूरा शहर तबाह करके रख दिया था। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या प्रकृति, क्या इमारतें, सब कुछ अमेरिकी परमाणु हमले की भेंट चढ़ गए। अगस्त 1945 ये वो तारीख है जिसके बारे में सोचकर जापान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दिन दुनिया ने तबाही का ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इतिहास की इस तारीख को काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी तारीख को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया। आसमान से गिरी आफत ने लाखों जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। दुनिया में ये पहला परमाणु हमला था। मौत बरसाने वाले परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। इस हमले में 1,40,000 लोग मारे गए तो वहीं लाखों लोग परमाणु विकिरण का शिकार हुए। बम ने 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शहर की ज्यादातर इमारतें खाक हो गईं। अभी हिरोशिमा के आंसू सूखे भी नहीं थे कि 3 दिन बाद अमेरिका ने एक बार फिर आसमान से मौत बरसा दी।
9 अगस्त 1945 को निशाना बना जापान का ही दूसरा शहर नागासाकी। इस दूसरे परमाणु बम का नाम था फैटमैन। इसकी जद में आकर 74,000 से ज्यादा सांसें थम गईं। अमेरिकी बमबारी की वजह से हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए। विनाशकारी घटना के बाद जापान ने 14 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए। जापान दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु हमले की त्रासदी को झेला है। जिस समय वो बम फेंके गए, जापान लगभग तैयार था अनकंडीशनल सरेंडर के लिए, कि वो कोई शर्त नहीं लगा रहे थे। ये बम जापान पे एक और कारण गिराया गया कि रूस को धमकी दिया जाए कि यदि आप हमारे साथ कुछ कोशिश करते हैं, कि रूस दूसरा महान शक्ति था जो जीता था विश्व युद्ध में। परमाणु हमलों ने जापान में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों लोग पलक झपकते ही मौत की आगोश में समा गए। जो लोग बच गए उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। परमाणु विकिरण की वजह से हजारों लोग वर्षों बाद तक तिल तिल कर दम तोड़ते रहे। इसको आप टाइम के साथ भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस जमाना का बहुत आदमी अभी भी जीवित है। अभी भी थोड़ा सा, ये तो एक दिन का कहानी नहीं था, उसका बाद जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स का विकलांग बीमारी सब फैल गया। जापान में आज भी उस विध्वंसकारी मंजर के चश्मदीद मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी को उजड़ते देखा। उनका कहना है कि अमेरिका ने इस हमले पर रुख तो बदला, लेकिन इस इंतजार में 7 दशक बीत गए। もうちょっと早うてもよかったろうと思います。71年ぐらいになって、もうちょっと早うてもね、よかったろう。 70 साल पहले अमेरिका ने जो जख्म जापान और इंसानियत को दिया, उसकी दहशत आज भी बरकरार है। परमाणु हमले ने दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर बदल कर रख दी थी। दुनिया के कई देश सख्ते में थे। हमले के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रुमन ने दुनिया को बताया कि जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया वो उस वक्त के हमलों में इस्तेमाल दूसरे बमों से 2000 गुना से ज्यादा शक्तिशाली था। परमाणु हमले से हुए नुकसान का अंदाजा दुनिया आज भी सही ढंग से नहीं लगा पाई है। नवविक्रम सिंह के साथ अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब से उठ रही है हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु हमले को लेकर माफी की मांग। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, कवि, लेखक और पत्रकार, अंग्रेजी के पहले साहित्यकार जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों के बीच गिगर नाम से मशहूर किपलिंग ने लिखी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं उनके मोगली, शेर खान और बघीरा जैसे किरदार। अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेता किपलिंग है, किम और जंगल बुक सरीकी बेमिसाल कृतियों के रचनाकार। लोक कलाओं की रंगारंग धरोहर, जहां हैं पारंपरिक नृत्य, संगीत, नाट्य और गायन। एक चित्त लगाओ दाता से, भिक्षा मांगो जाकर मैनावती माता से। जनता के आका, मंत्रियों के काका, शेर सामंतों के अन्नदाता, देश के विधाता। चलिए हमारे साथ लोक रंग 2016 में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते ओबामा हिरोशिमा पहुंचे तो परमाणु हमले के पीड़ित परिवारों ने यात्रा के विरोध में प्रदर्शन किया। कई संगठनों ने अमेरिका से माफी की मांग भी की, लेकिन ओबामा ने इसे युद्ध के दौरान लिया गया फैसला करार दिया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रपति की हिरोशिमा दौरे की घोषणा की तो एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हिरोशिमा हमले की मानवीय त्रासदी के लिए माफी की मांग उठने लगी। कयास लगने शुरू हो गए कि बराक ओबामा 70 साल पहले की तबाही के लिए माफी मांगेंगे या नहीं। टोक्यो के एक संगठन ने बराक ओबामा से यात्रा से पहले ही माफी मांगने की मांग उठाई। でも多くの被爆者は謝罪しなくていいとは思っておりません。 परमाणु हमले में बचे एक चश्मदीद तनाका ने अमेरिका और जापान दोनों को ही अतीत की गलती के लिए माफी मांगने की सलाह दी। तनाका उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे और हमले के वक्त वो मुख्य जगह से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। 本当の被害者、人間的な被害者にはやはり、謝罪をしてほしいというふうに思っております。独立した後に、本当に、アジアに対して謝罪をしたかというと、これはしておりません。残念ながらしておりません。 हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक जापानी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। Do you think apology would be included? No, because I think that it's important to recognize that in the midst of war, leaders make all kinds of decisions. It's the job of historians to ask questions and examine them. But I know, as somebody who's now sat in this position for the last 7.5 years, that every leader makes very difficult decisions, particularly during wartime. ओबामा की यात्रा को लेकर जापान में जगह जगह विरोध हुआ। कई लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ओबामा ने जापान पर अमेरिकी परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी। हाल के दिनों में अतीत की भूल के लिए ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों ने क्षमा याचना की है। कुछ दिन पहले ही कनाडा ने भी तामागाटामारू मामले पर अपनी संसद में भारत से माफी मांगी। 1914 में तत्कालीन कानून के चलते कनाडा ने भारतीय जहाज को अपने देश में घुसने की मंजूरी नहीं दी थी। इस घटना में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में 19 भारतीयों की मौत हो गई थी। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और जापान के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। 1858 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले के बाद ये संबंध टूट गए। इसके बाद दोनों देशों ने फिर से कोशिश की। नतीजतन बातचीत बहाल हो गई और तब से अब तक दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ता कायम है। ये वो दौर था जब दुनिया दो गुटों में बटी थी। रोज बरोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। 1941 में जापान ने हवाई द्वीप में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हमला कर दिया। इसके बाद युद्ध का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1945 में बड़ी मानवीय त्रासदी पर जाकर खत्म हुआ। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। दोनों शहरों में लाखों लोग मारे गए। इस घटना के बाद जापान और अमेरिका के बीच का संबंध पूरी तरह टूट गया। दोनों देशों के रिश्तों का यह सबसे खराब दौर था। कुछ चीज समय के साथ नहीं भूला जाता है। नहीं, 2,14,000 आदमी को आपने मार दिया 2 बम में। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या खत्म हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक्सिस पावर
जिसको साथ जापान से वो लोग जीत जाते, नहीं जीत जाते। हाँ, वॉर और थोड़ा कुछ दिन कंटिन्यू मेरा ख्याल हो सकता है। कुछ साल बाद 1952 में दोनों देशों के संबंध पटरी पर लौटे। 1960 में दोनों देशों ने सुरक्षा और सहयोग को लेकर संधि की। इसके बाद अमेरिका और जापान की खटास लगातार दूर होती गई। 1968 में अमेरिका ने जापान को बोनिन द्वीप लौटा दिया और 1972 में ओकिनावा द्वीप भी जापान को सुपुर्द कर दिया। लेकिन इसी दौरान जापान ने अपनी सामरिक दावेदारी दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ानी शुरू की। वियतनाम युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच फिर से सुरक्षा संबंधी करार हुए। इसके बाद दोनों देश आर्थिक तौर पर बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और 90 के दशक में आर्थिक मामलों को लेकर जापान और अमेरिका एकजुट हो गए। वो सोचते हैं कि यदि एक मजबूत जापान हो, वो हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, वो हमें हमारे लिए एक बाज़ार भी बन सकता है, तो कई देश जापान से दोस्ती करना चाहेंगे अब। इस वक्त दोनों देश वैश्विक स्वास्थ्य, पर्यावरण, विकास के लिए सहयोग समेत कई मुद्दों पर बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ दक्षिण कोरिया समेत जापान और अमेरिका की मजबूत साझेदारी है। 2015 में अमेरिका और जापान समेत 11 देशों ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप करार किया। इसके तहत एशिया प्रशांत इलाके के देशों के बीच मजबूत व्यापार समझौता हुआ है। इस वक्त दोनों देश रसायन, व्यापारिक एयरक्राफ्ट, प्लास्टिक, मशीन और फिल्म समेत मेडिकल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं। जापान को अमेरिका बहुत ही निकट रखता है और उनको बहुत ही मदद करता है, उनकी बात सुनता है उस क्षेत्र के बारे में। तो जब जापान जैसे आलाए हैं अमेरिका के पास, तो अमेरिका को कोई चिंता नहीं है और बाकी लोगों को चिंता नहीं है कि उनको पता है अमेरिका भी है जापान के साथ। जापान इस वक्त अमेरिका को 1 अरब 41 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है, तो वहीं अमेरिका से 66 अरब डॉलर का आयात करता है। 2013 में जापान ने अमेरिका में 34 लाख करोड़ येन, तो वहीं अमेरिका ने जापान में 5,500 करोड़ येन का निवेश किया। यही नहीं, बड़ी तादाद में दोनों देश के प्रवासी एक दूसरे मुल्क में रहते हैं। अमेरिका में करीब 4.25 लाख जापानी रहते हैं, तो वहीं जापान में करीब 50,000 अमेरिकी हैं। 1950 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए करीब 2 दर्जन व्यापक समझौते हो चुके हैं। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द अब तक जापानियों के दिल में बसा है, जिसे बराक ओबामा ने मई 2016 के दौरे में दूर करने की कोशिश की। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम घटनाक्रम जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।